काशी तमिल संगमम ऐसा ही अविरल प्रवाह है जो एक भारत श्रेष्ठ भारत इस भावना को लगातार मजबूत कर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज हम सब देशवासी एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। एक ऐसा भारत जिस पर 140 करोड़ का भारतवासी गौरव की अनुभूति कर रहा है, जिसका दुनिया में सम्मान बढ़ा है। दोस्तों नमस्कार, मैं अरविंद कुमार सिंह आपके समक्ष एक बार फिर। मित्रों, अयोध्या भारतीय राजनीति का कह सकते हैं कि प्रतीकों के रूप में अगर देखा जाए तो एक बहुत अहम हिस्सा है। मंडल और कमंडल की राजनीति का कह सकते हैं कि जो उभार होता है, जिस तरीके से शुरुआत होती है, जिससे भारतीय राजनीति में जिस तरह से परिवर्तन होता है, उसकी साक्षी है। पूरे देश के लिए अयोध्या एक सांस्कृतिक जमीन हो सकती है, लेकिन भाजपा के लिए वह राजनीतिक जमीन भी है। आज भाजपा के लिए वह एक बहुत बड़ा केंद्र है और उस केंद्र की जो व्यवस्था है, कह सकते हैं कि उसके केंद्र में जो स्थितियां हैं वो ये है कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और 22 जनवरी को उसकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। उसके पहले जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की स्थापना हुई है और जिसका ट्रायल अभी 22 दिसंबर को हुआ है, अगले 30 दिसंबर को स्वयं भाजपा के शिखर पुरुष यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के हाथों जो श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या में स्थापित हुआ है, उसका कह सकते हैं कि हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन किया जाएगा। यानी पहली फ्लाइट दिल्ली से अयोध्या आएगी और उसके बाद जो अयोध्या से अहमदाबाद और दिल्ली के लिए फ्लाइट इंडिगो की उड़ान भरेगी। तो ये कह सकते हैं कि अयोध्या राम की नगरी है। वह अयोध्या भाजपा के लिए भी किसी संजीवनी से कम नहीं है। जब मंडल की राजनीति अपने चरम पर थी, अपने उभार पर थी और कमंडल को लेकर लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी ने भारतीय राजनीति की दिशा मोड़ने की कोशिश किया, तो यही अयोध्या उस पूरे भाजपा की राजनीति को बिल्कुल विस्तार दिया। और आज पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में जिस पार्टी के नेता का जो परचम लहरा रहा है, वह भारतीय जनता पार्टी के जो शिखर पुरुष हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन 30 दिसंबर को होने जा रहा है और वो श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कह सकते हैं कि उद्घाटन करेंगे, हरी झंडी दिखाकर उसका उद्घाटन करेंगे। यानी अब वहाँ से फ्लाइट की शुरुआत हो जाएगी। और उसी के साथ एक खबर ये भी आ रही है कि उसी के साथ जो सटा हुआ जनपद आजमगढ़ है, यानी अयोध्या से सटा हुआ जो जनपद है वो आजमगढ़, जो राजनीतिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है और कह सकते हैं कि जो समाजवादी विचारधारा की जमीन रही है, उस पर भी भगवा झंडा फहराने की जो कोशिश की गई और एक सीट जो पार्लियामेंट की जीती गई, अब दोनों पार्लियामेंट की सीटों पर नज़र भाजपा की है। तो 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या करेंगे और वहाँ पर एक रोड शो भी करेंगे और रैली भी करेंगे, तो उसी के साथ जो मंदुरी एयरपोर्ट आजमगढ़ का है उसका भी उद्घाटन करेंगे, ऐसी सूचना मिल रही है। दोस्तों, भारतीय राजनीति में जिस तरीके से पिछड़ी जातियों का उभार हुआ, बीपी मंडल की जो सिफारिशें थीं, जो 90 के दशक में बीपी सिंह ने उसको लागू किया पिछड़ी जातियों का वोट बैंक अपने हिस्से में लाने के लिए। हालांकि पिछड़ी जातियों ने बीपी सिंह को अपना नेता नहीं माना उस रूप में, लेकिन उसके जवाब में जो
कमंडल की राजनीति लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी ने जो चली और जिस तरीके से हिंदुत्व का उभार हुआ और पूरी जो जातियों का जो उभार, जो क्षेत्रीय दलों का उभार हुआ, वो पूरे कह सकते हैं कि वो हिंदुत्व में एक तब्दील होता चला गया। आज ये पोजीशन है, आज ये स्थिति है कि जो श्री राम हैं, जो आराध्य हैं, जो देव हैं, जो हमारे सांस्कृतिक प्रतीक हैं, उन प्रतीकों को भाजपा ने किस तरीके से एक राजनीतिक प्रतीक के रूप में बखूबी इस्तेमाल किया और देश में सत्ता पर एक राज, दो राज, तीन राज और लगातार भारतीय जो मानचित्र है उस पर भगवा झंडे को फहराने का काम किया। आज इसी का नतीजा है कि जिस तरीके से एक बार फिर मंडल की राजनीति को लाने का जो प्रयास किया गया, जो जिस तरीके से जाति आधारित जनगणना कराई गई बिहार में, और लग रहा था कि एक बार मंडल पार्ट 2 की वापसी होने जा रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने, या कह सकते हैं भाजपा के शिखर पुरुष ने, जो 5 राज्यों के जो चुनाव हुए, यानी जो केंद्रीय चुनाव होने जा रहा उसके पहले जो सेमीफाइनल का चुनाव हुआ 5 राज्यों यानी हिंदी हार्टलैंड यानी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के जो चुनाव हुए, और ख़ास तौर पे तेलंगाना के भी चुनाव हुए और मिजोरम के चुनाव हुए, तो जो 3 जो राज्यों के जो चुनाव हैं, ये चुनाव ने बिल्कुल कह सकते हैं कि जो कांग्रेस का जाति आधारित जनगणना पर जो राजमाइश की गई, जो इस तरीके से उसको उभारा गया, उस पूरे राजनीति को बिल्कुल लेकर बैठा दिया। यानी मंडल पार्ट 2 की जो वापसी होने की तैयारी थी या की गई थी इंडिया गठबंधन के द्वारा, वो बिल्कुल धराशायी हो गया। मित्रों, 22 दिसंबर को जिस तरीके से जो भगवान राम लला के जो मंदिर का जो भव्य निर्माण हो रहा है और जिस तरीके से लग रहा है कि उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, देश विदेश से सैलानी और यात्री आएंगे, और उसकी मुझे लगता है कि 2024 के चुनाव से पहले अयोध्या को इस रूप में प्रचारित और प्रसारित किया जाएगा कि यह अयोध्या जो राम की नगरी अयोध्या है, जिसको जिस तरीके से सजाया गया, जैसे त्रेता युगीन जो वैभवशाली जो दृश्य हैं वो एक बार फिर से अवतरित हो जाएंगे, फिर से दिखने लगेंगी। इस तरीके से अयोध्या को सजाया जा रहा है, बनाया जा रहा है। यानी जो सांस्कृतिक प्रतीक थी अयोध्या की नगरी और भगवान राम, वो उसको राजनीतिक रूप से किस तरीके से प्रयोग करके भाजपा सत्ता में वापस आई और सत्ता में कब्जा बनाई और एक के बाद एक भारत के मानचित्र को उसने भगवा रंग से रंगना शुरू किया। यह इसकी बानगी है। मित्रों, ये कह सकते हैं कि ये पूरी एक संघर्ष यात्रा है दक्षिणवादी सोच की, दक्षिणवादी समुदाय की, दलों की, कि एक लंबी यात्रा, एक लंबे संघर्ष के बाद वो जिस तरीके से सत्ता में वापसी किए और जिस तरीके से कमंडल की राजनीति पे अपनी बिसात बिछाई और उसकी मजबूत पकड़ रखी हिंदुत्व के सहारे, जिस तरीके से भारतीय राजनीति को साधने की कोशिश किया और साधा, आज उसका नतीजा ये है कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी जैसा लीडर जो पिछड़ा वर्ग से आता है वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठता है और जो देश की जो सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति, वो आदिवासी वर्ग से आता है। तो ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से मंडल की राजनीति करके बीपी मंडल की सिफारिशों को लागू किया गया, ठीक ये कह सकते हैं कि उससे बीपी सिंह को लगा कि हमें इसका राजनीतिक लाभ मिलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह जिस क्षेत्रीय जो उभार हुए, जो क्षेत्रीय नेता पैदा हुए, चाहे वो मुलायम सिंह यादव के रूप में पैदा होते हैं, चाहे लालू प्रसाद यादव के रूप में पैदा हुए, रामविलास पासवान के रूप में पैदा होते हैं, या कह सकते हैं कि इस तरीके जो क्षेत्रीय दलों का उभार हुआ, जाति दलों का उभार हुआ, जाति आधारित दलों का उभार हुआ, और जिस तरह से इन दलों ने चुनौतियां राष्ट्रीय राजनीति में पार्टिसिपेट करने वाली पार्टियों को दिया, तो ये मंडल और कमंडल की राजनीति का ये कह सकते हैं कि 22 जनवरी के दिन जो प्राण प्रतिष्ठा होगी, एक तरह से उसकी पूरी संविधा होने जा रही है, दी जाएगी भाजपा के द्वारा, और मंडल और कमंडल की जो राजनीति बिल्कुल कह सकते हैं कि एक धराशायी हो गई है अब, या हो जाएगी, जो स्थितियाँ बन रही हैं। तो एक नए तरीके की राजनीति की शुरुआत हो रही है और मुझे लग रहा है कि काशी के बाद अयोध्या, अयोध्या के बाद मथुरा, ये भारतीय राजनीति के जो प्रतीकों की राजनीति है, जो धर्म और आस्था और हिंदुत्व की राजनीति है, वो पूरे अपने पिच पर भारतीय राजनीति को भाजपा खिला रही है और विपक्ष उसको खेल रहा है।
तो मुझे लग रहा है कि जो 30 दिसंबर है, 30 दिसंबर के दिन भारत के प्रधानमंत्री अयोध्या आएंगे और वो अयोध्या आने वाले सर्वाधिक समय यानी सर्वाधिक बार अयोध्या आने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री वो बनने जा रहे हैं। और इस तरह से ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट की वो रैली उद्घाटन करेंगे और साथ में एयरपोर्ट के पास ही एक रैली करेंगे और वहाँ से रेलवे स्टेशन तक का जो रास्ता है वो उसका रोड शो भी करेंगे। तो इस तरीके से मुझे लग रहा है कि ये 2024 की जो तैयारी है, जो भाजपा राजनीतिक रूप से कर रही है, और जिस तरीके से 5 राज्यों में से 3 राज्यों में भाजपा ने बिल्कुल एकदम मतलब अभूतपूर्व ढंग से परिवर्तन करके सत्ता पर काबिज कर लिया, ये अपने आप में मंडल और कमंडल दोनों की राजनीति पे चिंतन करने का विषय है। मित्रों, आज राजनीति के स्वरूप बदल चुके हैं, राजनीति के पैतरे बदल चुके हैं, राजनीति का चिंतन बदल चुका है, राजनीति का ध्येय बदल चुका है। तो सांस्कृतिक रूप से सांस्कृतिक राम, हमारे सांस्कृतिक राम जो देश के सांस्कृतिक चेतना के राम हैं, जो हमारे अपने मीमांसा और हमारे प्रतीक हैं, उसको किस तरीके से राजनीतिक राम बना के भाजपा ने उसका लाभ लिया, वो बिल्कुल जो उनके अपने घोषणाओं में राम मंदिर जो प्रमुख रूप से घोषणा होती थी, जिस तरीके से उसने पूरा किया और करने का प्रयास उसने किया, संघर्ष किया और हर बार घोषणा पत्रों में इसका जिक्र किया। अब 22 जनवरी के दिन जैसे ही वो प्राण प्रतिष्ठा उस मंदिर का होगा, रामलला के मंदिर का, तो उसी के साथ ही पूरी इस योजना का, पूरे इस कार्य योजना का ये बिल्कुल कह सकते हैं कि ये सामने आ जाएगी। तो भारतीय राजनीति में अब जिस तरीके से चीज़ें बदल रही हैं, जिस तरीके से चिंतन बदल रहा है, जिस तरीके से भारतीय राजनीति में जो मंडल पार्ट 2 लाने की कोशिश की गई लेकिन वो चल नहीं पाया, तो मुझे लगता है कि अब राजनीति के पैतरे, राजनीति के चिंतन, राजनीति के ध्येय बदल रहे हैं और बदलते दौर में विपक्ष की जो राजनीति है ये कहाँ तक पहुँच पा रही है, कहाँ तक सुन पा रही है, कहाँ तक देख पा रही है, उसका नैरेटिव क्या है और क्या वो भारतीय राजनीति में नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जो तरीका है, जो उस तरीके का विजन है, जिस तरीके से उन चीज़ों को वो साध रहे हैं, मुझे लग रहा है कि सबके बाद भी जो सोच है, जो चिंतन है, जो कार्य करने की क्षमता है, या जो सांगठनिक रूप से जो भाजपा जो लड़ाई लड़ती है, जिस तरीके से वो तैयारी करती है, विपक्ष को इस बात के लिए चिंतन करना पड़ेगा कि भाजपा से लड़ने के लिए, नरेंद्र दामोदर दास मोदी से लड़ने के लिए उसके पास क्या रणनीति है और कैसे वो रणनीति बना रही है। दोस्तों, इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमें शेयर करिए, हमें आप लाइक करिए और हमें कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद। आप देख रहे हैं शार्प रिपोर्टर।